दोस्तों, पॉलिसी बाजार का आईपीओ आ रहा है। ये लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है इंश्योरेंस के लिए। जब भी हम कोई भी इंश्योरेंस खरीदते हैं, कार इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, पहला नाम हमारे सामने पॉलिसी बाजार का ही आता है। लेकिन इसके अलावा भी इसके और बिजनेसेस हैं, उनके बारे में भी हमें जानना जरूरी है जब हम किसी आईपीओ की बात करते हैं। तो साथ में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि प्री इशू और पोस्ट इशू किस तरीके का शेयर होल्डिंग पैटर्न हो जाएगा। इसके अलावा जब भी कोई आईपीओ आता है तो हम उसकी वैल्यूएशन की जरूर बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी अच्छा बिजनेस कर भी रही है तो कहीं हमसे वो पैसे तो बहुत ज्यादा नहीं मांग रही है, ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो इसके फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस की भी बात करेंगे। साथ साथ कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, बीच में आईआरडीए ने इनके ऊपर कुछ फाइन भी लगाए थे, उसकी भी बात करेंगे। किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं इस कंपनी के लिए, साथ में आईपीओ की सारी डिटेल्स जानने वाले हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, इन डेप्थ होगा, बने रहिए। दोस्तों, आईपीओ में अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका होता है डीमैट अकाउंट के थ्रू हम अप्लाई करें, क्योंकि वो ऑनलाइन हो जाता है और साथ में यूपीआई से हमारी पेमेंट हो जाती है। और ये करना कैसे होता है अप्लाई, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो किया है, आप वो देख सकते हैं। और डीमैट अकाउंट कैसे खोलना होता है उसके लिए भी हमने डिटेल वीडियो किया हुआ है। डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, डीमैट अकाउंट खोलने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, तो आने वाले जो आईपीओ होंगे उनको आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, इसीलिए आप डीमैट अकाउंट जरूर खोल के रख लीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी और उसके बिजनेस को अच्छे से समझ लेते हैं। कंपनी लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर इंश्योरेंस एंड लेंडिंग प्रोडक्ट्स। पॉलिसी बाजार को हम डेफिनेटली इंश्योरेंस के नाम से तो जानते ही हैं, लेकिन इसका एक और काफी बड़ा बिजनेस है, उसकी भी मैं आपसे बात कर लेता हूं। पॉलिसी बाजार की अगर हम बात करें तो 93.4% मार्केट शेयर है इनका ऑनलाइन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में, यानी कि मार्केट लीडर हैं। और बाय अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस, यानी कि दूसरा जो भी प्लेयर है, इनफैक्ट कवर फॉक्स जैसे इसका एक कॉम्पिटिटर है, वो काफी पीछे है इससे। एग्जीक्यूटेड 65.3% ऑफ ऑल डिजिटल इंश्योरेंस सेल्स इन इंडिया, काफी बड़ा नंबर नजर आता है। पैसा बाजार भी इनका बिजनेस है, जो भी हम इनके दूसरे बिजनेस की बात कर रहे थे, लेंडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी ये हैं। पैसा बाजार भी मार्केट लीडर है अपने डोमेन के अंदर। 2014 के अंदर इसको लॉन्च करा गया था। इसका 51.4% मार्केट शेयर है ऑनलाइन कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट प्लेस में, यानी कि क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो लोन्स होते हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस में इसका भी 51.4% मार्केट शेयर है। यानी कि जिस भी बिजनेस में है, इनकी जो पेरेंट कंपनी है, उस पेरेंट कंपनी का नाम है पीबी फिनटेक। इनफैक्ट ये नाम चेंज करा गया था, अभी हम इसके ओरिजिनल नाम की भी बात करते हैं। सो पीबी फिनटेक के जो दो बिजनेसेस हैं, ये मार्केट लीडर्स हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो इन्होंने अपनी एक अभी सब्सिडियरी बनाई है डॉक प्राइम करके, जहां पे इन्होंने हेल्थ लॉकर्स बनाए हैं, यानी कि आप अपने जितने भी आपका मेडिकल डेटा होता है वो एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। फिर दे ऑल्सो एक्वायर्ड विजिट हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, जो बेसिकली डॉक्टर्स को, काउंसलर्स को और कोचेस को इंडिविजुअल्स के साथ कनेक्ट करता है। सो ये बेसिकली एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस भी लोग लेते हैं, तो इनका जो मेन बिजनेस है वो मेनली इंश्योरेंस का बिजनेस है या फिर पैसा बाजार का बिजनेस है। तो ये जो बाकी के बिजनेसेस बना रहे हैं, ये उनको फीड करने के लिए ही बना रहे हैं। फिर इसके साथ साथ इन्होंने कुछ इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी स्टार्ट करा है। दे हैव पार्टनर्ड विद एल एतिहाद क्रेडिट ब्यूरो। सो ये बेसिकली दुबई के अंदर अपने ऑपरेशंस को स्केल अप कर रहे हैं, और ये साथ में टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। सो ये तो हो गई बात कंपनी और उसके बिजनेस की। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे और प्रोमोटर्स के ऊपर भी नजर डालते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एज ई टेक एसिस मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली में 4 जून 2008 को। इनके जो मेन प्रोमोटर्स हैं, एक्चुअली ये लोग बोलते हैं कि हमारे कोई भी मेन प्रोमोटर्स नहीं है। हालांकि ये कंपनी शुरू करी थी यशीश दहिया और आलोक बंसल ने, लेकिन उनकी शेयर होल्डिंग अभी बहुत ज्यादा नहीं है। लेस देन 5% ओन करते हैं यशीश दहिया, और आलोक बंसल करीब करते हैं 1.45%। सो इनका कहना है कि ज्यादातर शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास ही है। ये अपने आप को भी पब्लिक के अंदर ही इंक्लूड करके चल रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में इन्वेस्टर्स के पास इनके मैक्सिमम शेयर्स हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो है सॉफ्ट बैंक विजन फंड। वो ओन करता है करीब 9.45%, और ये अभी शेयर्स ऑफलोड भी कर रहा है, यानी कि कुछ शेयर्स, लगभग अपने आधे शेयर्स बेच रहा है। सो इशू आने के बाद इनका रह जाएगा, सॉफ्ट बैंक का रह जाएगा करीब 4.39%। और साथ में यशीश दहिया, आलोक बंसल, ये लोग भी अपना थोड़ा बहुत स्टेक बेच रहे हैं, लेकिन 3.84% रहेगा यशीश दहिया का पोस्ट ऑफर, आलोक बंसल का रहेगा करीब 1.3% का। बाकी के भी आप इन्वेस्टर्स का देख सकते हैं, जो लोग ऑफलोड कर रहे हैं अपने शेयर्स, ये सारे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफलोड हो रहे हैं। सो बेसिकली यहां से सवाल उठता है कि कंपनी के अंदर जो भी पैसा आएगा उसमें से इन्वेस्टर्स के पास कितना पैसा जाएगा, यानी कि कितना पैसा बाहर चला जाएगा और कितना पैसा कंपनी के अंदर रहेगा, यह भी मैं आपसे जल्दी ही बात करता हूं। तो ये हो गया हमारा ब्रॉडली शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम क्विकली इनके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं।
FY 2019 की बात करें तो यहां पे इनके 528 करोड़ की कुछ रेवेन्यू थी, जो इंक्रीज होके 855 करोड़ हो गई FY 2020 में, करीब 62% का जंप। FY 21 में इनकी जो रेवेन्यू हुई वो 957 करोड़ की हुई। FY 21 हमारा पैंडेमिक ईयर था, यानी कि कोविड ईयर में भी इनकी रेवेन्यू बढ़ी ही है। ऑनलाइन बिजनेसेस उतने ज्यादा हिट नहीं हुए थे। और अगर अभी हम लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें, यानी कि जून 30 2021 की, तो 258 करोड़ की रेवेन्यूज ये ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट मीन्स कि अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करें, पूरे साल की अगर रेवेन्यू लगाएं, तो ये 1000 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू कर लेंगे, ऐसी संभावना लगती है FY 2022 के अंदर। सो दैट मीन्स कि अब इनकी रेवेन्यूज अच्छे से ग्रो कर रही हैं पैंडेमिक ईयर के बाद। प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये कंपनी लॉस मेकिंग है, ये इनफैक्ट इसके लिए वीकनेस भी हो जाती है। सो 346 करोड़ के लॉसेस करे थे 2019 में, लेकिन एक अगर हम पैटर्न देखें यहाँ पे, तो इनके लॉसेस कम होते जा रहे हैं, 300 करोड़, फिर 150 करोड़ अभी, लेकिन 2021 के अंदर इनके फिर से थोड़े से लॉसेस ज्यादा हो गए हैं। सो देखिए, कोई भी जो स्टार्टअप होता है उसके लिए ऑप्शन होता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर वो फोकस करता है तो फिर ग्रोथ थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाती है। सो अभी पॉलिसी बाजार ऐसा लगता है कि ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स एक्वायर करने पे फोकस कर रहा है। अगर आप इनके इनफैक्ट डिटेल में सारे एक्सपेंसेस वगैरह भी देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एक्सपेंस के अंदर इन्होंने काफी खर्चा किया है, उसके अंदर इनफैक्ट एक्सपेंसेस इनके इंक्रीज हुए हैं। सो ये तो हो गए इनके ब्रॉड फाइनेंशियल्स। अब हम इनकी क्विकली वैल्यूएशन और चेक करते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो FY 2020 की अगर हम बात करें तो इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू 17.98 नजर आती है प्राइस, और 2021 के हिसाब से 19.14 नजर आती है। ऑन हायर साइड डेफिनेटली नजर आती है। प्राइस टू अर्निंग तो अभी हम देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक कंपनी लॉस बना रही है। इसका मतलब इस केस के अंदर भी ये दोनों अप्रोचेस ठीक नहीं है शायद वैल्यूएशन के लिए, जैसा हमने नाइका के केस में भी देखा था। ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं, इनको हम प्राइसेस टू अर्निंग या प्राइसेस टू बुक वैल्यू पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका मेन फोकस अभी ग्रोथ पे जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा है। सो यहाँ पे हमारे लिए शायद रेवेन्यू टू मल्टीपल अप्रोच बेटर रहेगी। तो जैसा हमने नाइका के केस में किया था, हम सेम अप्रोच यहाँ पे अपनाते हैं। FY 2021 के अंदर जो इनका मार्केट कैप टू रेवेन्यू था, यानी कि जो इन्होंने लास्ट फंडिंग राउंड वगैरह रेज करे थे, उसके हिसाब से करीब 18.80 पे इन्होंने रेज करा था। वो अभी हमसे ये जो मांग रहे हैं मार्केट कैप टू रेवेन्यू, वो करीब मांग रहे हैं 42.66 का, यानी 2.25 गुना ऑलमोस्ट। तो हमारे से पब्लिक से ये थोड़ी सी वैल्यूएशन ज्यादा मांग रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो इनको पैसा दे रहे थे, उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएशन ही आज की डेट में मांग रहे हैं हमसे। तो ये तो हमें क्लियरली यहाँ पे नजर आता है। चलिए अब हम लेकिन बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये ग्रो कर सकती है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए, कि क्या ये प्रीमियम जस्टिफाई होता है कि नहीं। अगर हम इंडिया की इंश्योरेंस मार्केट की बात करें तो इंडिया की इंश्योरेंस मार्केट काफी तेजी से ग्रो करेगी आने वाले एक साल में, करीब CAGR 17.8%, यानी कि ईयर ऑन ईयर करीब 18% से ग्रो करेगी। तो ये एक काफी बड़ा नंबर नजर आता है। लाइफ इंश्योरेंस में भी काफी ज्यादा ग्रोथ होगी। फिर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, यही 3 मेन इंश्योरेंस होती हैं जिनके अंदर ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। फिर अगर हम सम एश्योर्ड एज % ऑफ GDP देखें, अगर दूसरे कंट्रीज से कंपैरिजन करें, तो आप देख सकते हैं कि सिंगापुर, US वगैरह में कितनी ज्यादा इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन है एज % ऑफ GDP, काफी ज्यादा नंबर है। इंडिया का अगर हम ये नंबर देखें तो खाली 25% नजर आता है हमको। तो दैट मीन्स लो पेनिट्रेशन है। मॉर्टैलिटी प्रोटेक्शन गैप की भी अगर हम बात करें कि आज की डेट में कितना गैप है, कितनी हमारे पास इंश्योरेंस होनी चाहिए और कितनी हमारे पास एक्चुअली है, वो भी काफी बड़ा नंबर है। यानी कि ये गैप बहुत बड़ा नंबर है इंडिया के लिए, ये करीब 83% का है। आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखेंगे तो ये गैप काफी कम है। तो अगर हम पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें तो इंडिया हैज लोएस्ट अमंगस्ट द वर्ल्ड। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में काफी कम है ये नंबर इंडिया की, अगर हम जब बात कर रहे हैं तो। और इंडिया में ज्यादातर लोग, ये देखिए 63% करीब हमारे को जेब से पैसा देना पड़ता है, यानी कि हम इंश्योरेंस से कम पैसा देते हैं और ज्यादातर हम अपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करते हैं जब भी हमारी कोई हेल्थ की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी तरफ हम अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो देखिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत कम करते हैं लोग USA के अंदर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत ज्यादा गैप है, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी बहुत ज्यादा गैप है। पर्सनल लोन्स की अगर हम बात करें, जो इनका पैसा बाजार एक बिजनेस है, वहां पे भी ग्रोथ इनको अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी काफी हेल्दी रेट हमको दिख रहा है, 17.8% एंड देन 14.2% ईयर ऑन ईयर। उसके बाद क्रेडिट कार्ड ग्रोथ देखिए, क्रेडिट कार्ड ग्रोथ तो काफी फास्ट होने वाली है अभी आने वाले 3-4 सालों में, 45% ईयर ऑन ईयर, उसके बाद 18% ईयर ऑन ईयर। तो ये सारे बिजनेसेस ऐसे लगते हैं कि जहां पे ग्रोथ होनी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर हम इनके शॉर्ट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स अगर हम इनकी समझें,
सो स्ट्रेंथ्स की अगर हम पहली बात करें तो ऑब्वियसली ये मार्केट लीडर है इंश्योरटेक के अंदर। ऑनलाइन इंश्योरेंस के अंदर हमने देख लिया है मार्केट शेयर इसका बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से। स्ट्रॉन्ग एंड वेल नोन ब्रांड, इंश्योरेंस के लिए आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, हर बंदा आज की डेट में कंपेयर करता है सबसे पहले पॉलिसी बाजार पे, और नेचुरली जब कंपेयर करता है तो उसके बाद वहां से ही टेंडेंसी होती है हमारी इंश्योरेंस खरीदने की भी। फिर प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, टेक फोकस्ड कंपनी है, इतना ज्यादा कंज्यूमर्स का डेटा है तो डेफिनेटली वो सजेशंस भी काफी अच्छे दे सकते हैं। सारा गाड़ियों का डेटा है उनके पास, आपने कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदी थी, कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पास्ट में खरीदी थी, वो काफी इजीली आपको अप्रोच भी कर सकते हैं। इसी वजह से हाई नेटवर्क इफेक्ट हो जाता है। देखिए जहां पे कंज्यूमर से ज्यादा जाते हैं वहीं पे ब्रांड से ज्यादा जाती हैं, फिर बहुत सारी जहां पे ब्रांड्स होती हैं वहीं कंज्यूमर से ज्यादा जाते हैं। सो इसी वजह से एक ये स्पाइरल इफेक्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। सो ये एक इफेक्ट है आज की डेट में जो पॉलिसी बाजार के अंदर हमें देखने को मिलता है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, खुद से ये अपनी इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, यानी कि इनका कोई रिस्क भी नहीं है एज सच। सो कंपनी का हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है। इस पे भी मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक दो डेटा बताता हूं। इन्होंने अभी तक $400 मिलियन रेज करे हैं, मतलब अभी तक जितनी भी फंडिंग इन्होंने रेज करी है उसमें से इन्होंने सिर्फ $150 मिलियन खर्च करे हैं। अभी तक इनके बैंक अकाउंट में करीब $250 मिलियन पड़े हुए हैं। दैट मीन्स कि $150 मिलियन से ही इन्होंने दो बिजनेसेस बनाए हैं, यानी कि पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार, यानी कि करीब $70 to $75 मिलियन ईच। इतने टाइम में इतना ही पैसा खर्च करा है। दैट मीन्स कि इनकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी अच्छी है। इतना पैसा लगा के अगर आज की डेट में इन्होंने करीब $6 बिलियन की कंपनी बना दी है तो रिटर्न तो डेफिनेटली काफी अच्छा दिखता है। तो ये डेफिनेटली एक इनकी स्ट्रेंथ है। फिर लेस रिस्की बिजनेस है, खुद से तो ये रिस्क ले नहीं रहे हैं क्योंकि ये खुद अंडरराइटिंग नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके की, इनका खुद का कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, ये तो एग्रीगेट कर रहे हैं, दूसरे लोगों के प्रोडक्ट्स को अपने मार्केट प्लेस पे लेके आ रहे हैं। सो ये एक इनके लिए काफी बड़ी स्ट्रेंथ हो जाती है। वीकनेस की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ लॉसेज, इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अभी तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, हालांकि 2018 में इन्होंने ब्रेक इवन किया था, लेकिन उसके बाद ये फिर से स्लिप हो गए हैं। इन लॉसेज अभी इनके वापस से बनने शुरू हो गए हैं 2019 ऑनवर्ड्स। फाइन्स बाय आईआरडीए ने इनको पास्ट में कुछ 2-3 बार फाइन्स भी लगाए हैं। एक मुझे इंस्टेंस ध्यान है जहां पे एडवर्टाइजिंग इन्होंने जिस तरीके से मैसेजिंग करी उसके लिए इनको कुछ फाइन लगा था। तो ये एक दो जगह पे इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे इनकी एक वीकनेस बन जाती है। फिर अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया, ये तो अभी हमने बहुत सारा डेटा देख ही लिया है। इंडिया के अंदर स्कोप ऑफ ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा है। एक्सपैंड एंड रेप्लिकेट प्लेटफॉर्म्स फॉर एसएमई एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, अब जिस तरीके से इन्होंने रिटेल के लिए काफी ज्यादा पेनिट्रेट किया है, सेम चीज ये एसएमईज और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग ओन प्रोडक्ट्स यानी कि खुद के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी ला सकते हैं अगर ये चाहें तो। इनफैक्ट मैं अभी आपसे बात करता हूं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जैसा हमने अमेजॉन और नाइका के केस में देखा, वो खुद के प्रोडक्ट्स भी लेके आ रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो खुद का ही है। लेकिन इनको ये क्यों करना चाहिए इसकी मैं अभी आपसे जल्दी बात करता हूं। इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी ये लोग कर सकते हैं, जैसा अभी ये दुबई में जा रहे हैं, यूएई के अंदर जा रहे हैं, सिमिलरली अलग अलग देशों में भी जा सकते हैं। यहाँ पे अब हम इनके थ्रेड्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने वेब एग्रीगेटर्स को डिच मारना शुरू कर दिया है, ये वेब एग्रीगेटर्स से हट गई हैं। जैसे कि LIC है, ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको कभी भी नहीं दिखेंगे इनके ऑनलाइन। ICICI लॉम्बार्ड के भी सारे प्रोडक्ट्स नहीं हैं ऑनलाइन। HDFC एर्गो ने भी अभी खींच लिया है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस, यानी कि वेब एग्रीगेटर से हट के वो खुद की प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत सारी जो ये कंपनीज हैं ये अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, वेब एग्रीगेटर्स पे डिपेंड होना नहीं चाहती हैं। तो अगर इस तरीके की मार्केट बदलनी शुरू हो जाती है तो ऐसे केस में पॉलिसी बाजार को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी लाने का सोचना पड़ सकता है, जो मैं आपसे अपॉर्चुनिटी के केस में बात कर रहा था। सो ये क्योंकि एक बड़ा थ्रेट हो जा रहा है आज की डेट में, तो वो हो सकता है अपॉर्चुनिटी में भी बदल जाए। स्ट्रिंजेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे अब देखिए इनको पीछे फाइन लगा था, दैट मीन्स कि यहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट हैं, और जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है तो वो काफी लोगों की नजरों में भी आ जाती है, छोटी छोटी बातें आपकी काफी बारीकी से देखी जाती हैं। इंक्रीजिंग कंपटीशन, अभी ऑब्वियसली ऑनलाइन स्पेस के अंदर काफी लोग आने भी लग गए हैं, कवर फॉक्स है और भी कुछ प्लेयर्स हैं, Digit.in है, और भी प्लेयर्स हैं जो नए नए एंटर कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। और अगर कोई बड़ा बिजनेस हाउस एकदम से सोचता है कि हमें आना है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा कैपिटल लेके भी उतर सकता है। चलिए अब हम इनकी क्विकली आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ का प्राइस रखा गया है 940 से लेके 980 तक, और हम हमेशा बात करते हैं कि हमें कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना चाहिए, हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं आईपीओ मिलने के। और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में मैंने वीडियो किया हुआ है, डीमैट अकाउंट वगैरह, ये सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
बुक बिल्ट ये इशू है, इशू साइज है करीब 5625 करोड़ का ऑन हायर प्राइस बैंड, यानी कि 980 के प्राइस बैंड के हिसाब से। फ्रेश इशू है जिसमें 3750 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 1875 करोड़, यानी कि 1875 करोड़ तो इन्वेस्टर्स बाहर हो जाएंगे लेके, और इशू का जो टोटल साइज है उसमें से फ्रेश इशू ये जो है 3750 करोड़ ये कंपनी के अंदर आएगा पैसा, जो ये एक्सपेंशन के लिए यूज करेंगे। पोस्ट इशू मार्केट कैप यानी कि कंपनी की जो वैल्यू लगाई जा रही है वो करीब 44,000 करोड़ की लगाई जा रही है, यानी कि करीब $6 बिलियन की। लॉट साइज रखा गया है 15 शेयर्स का, यानी कि हमें मिनिमम 15 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे अगर हम इसमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15 लॉट के हिसाब से हो जाती है हमारी करीब 14,700 रुपीज की। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 195 लॉट का है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, यानी कि करीब 191,100 रुपीज हमको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर हम इनके टाइमलाइन की बात करें तो ऑफर ओपन हो रहा है 1 नवंबर को, क्लोज हो जाएगा 3 नवंबर को, और लिस्ट हो जाएगी कंपनी 15 नवंबर को, जब हम इसके शेयर्स के अंदर ट्रेड कर पाएंगे। तो ये था हमारा क्विक एनालिसिस पॉलिसी बाजार के आईपीओ को लेके। आपके क्या विचार हैं इस आईपीओ के बारे में, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या आपके रीजंस हैं? और अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो, ये एनालिसिस, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। हो सकता है वो भी इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने का सोच रहे हो। आई एम श्योर ये एनालिसिस उनकी हेल्प करेगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं 1 घंटे तक जैसे ही वीडियो पब्लिश होता है सारे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फोन में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।